हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। प्यारे साथियों, आप सभी को पता होगा कि यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल, ठीक है, अगर हम बात करें यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल, ठीक है, की वैकेंसी अभी जो है हाल ही में आने वाली है, उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसी से संबंधित हम टॉपिकों को ख़त्म करने वाले हैं। तो हमने, जैसा कि आप सबको पहले आज बता दें कि एग्जामपुर के जो विवेक सर ने मॉड्यूल लॉन्च किया है, ठीक है, यूपीएसआई के लिए, उसी को हम सिलेबस बनाकर कवर कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप उसमें से जान लीजिए कि अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आप यूपी पुलिस का लगभग 70-80% जो है कोर्स कवर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप जो है कांस्टेबल का पेपर देख लीजिए और एसआई का पेपर देख लीजिए। एसआई का पेपर जो है बहुत हार्ड होता है और कांस्टेबल का उससे थोड़ा सा लो होता है। तो आप कह सकते हैं कि अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आप कांस्टेबल को आराम से निकाल सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक। कुछ सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए, जैसे मूल विधि नहीं पूछी जाती है, उन सबको छोड़ दिया जाए, ठीक है। बाकी सभी चैप्टर से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो लगभग कह सकते हैं कि सेम सिलेबस रहने वाला है और उसकी वैकेंसी कभी भी आ सकती है। जो जैसा कि हम लोग आप लोगों को बता दें कि अभी जो है भारत पाक युद्ध जो छिड़ा हुआ है, इसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो सकता है वैकेंसी में, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि वैकेंसी तो आनी तय है, ठीक। हमें अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखना है, किसी भी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं करनी है, ताकि वैकेंसी आए और आप एग्ज़ाम देने के लिए तत्पर रहें। कि हम कभी भी वैकेंसी आए उससे कोई मतलब नहीं है, हम चाहे वैकेंसी जब भी आए उसके लिए हम तैयार हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? विमुद्रीकरण के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे? विमुद्रीकरण, ये आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसमें से सिलेबस से ख़त्म करेंगे, क्योंकि एग्जामपुर के विवेक सर ने बहुत ही अच्छे लेवल की जो है कंटेंट तैयार की है। आप चाहे तो उनकी बुक मंगा सकते हैं या फिर आप हमारे द्वारा दिए गए पीडीएफ से भी तैयारी कर सकते हैं। हम सेम टू सेम डिक्टो उसी को सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारी पहली हेडिंग क्या होने वाली है कि विमुद्रीकरण किसे कहते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए, आप लोगों को हेडिंग दिख रहा होगा कि विमुद्रीकरण किसे कहते हैं, हमें इसके बारे में बताना है, ठीक। विमुद्रीकरण की बात करें तो विमुद्रीकरण एक ऐसी आर्थिक गतिविधि है, कैसी है? एक ऐसी आर्थिक गतिविधि है जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा देश की मुद्रा प्रणाली में हस्तक्षेप करते हुए पुरानी मुद्रा की कानूनी वैधता समाप्त कर दी जाती है और नई मुद्रा लाने की घोषणा की जाती है। इसे ही विमुद्रीकरण कहते हैं। तो आप कह सकते हैं, सीधी बात में अगर हम बात करें तो पुरानी मुद्रा को बदलना ही विमुद्रीकरण कहलाता है। चाहे वो नोट हो, सिक्के हो, किसी भी प्रकार की मुद्रा हो, उसी के बदलाव को ही हम क्या कहते हैं? विमुद्रीकरण कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे दिया गया है विमुद्रीकरण का इतिहास, मतलब कब कब भारत में जैसे विमुद्रीकरण हुआ है उसके बारे में जान लेते हैं। भारत में अब तक 3 बार विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी का फैसला लिया गया है, ठीक। कितनी बार लिया गया है? 3 बार। ये आप याद रखिएगा कि भारत में अभी तक कितनी बार विमुद्रीकरण हुआ है, तो आप कहेंगे कितनी बार? 3 बार लिया गया है। आरबीआई के अनुसार 31 मार्च 2016 तक भारत में 16.42 लाख करोड़ मूल्य के नोट बाजार में थे। आरबीआई ने एक रिपोर्ट साझा की थी जिसमें 31 मार्च 2016 तक भारत में 16.4 लाख करोड़ मूल्य के नोट बाजार में थे, जिसमें से करीब 14.18 लाख रुपए के 500 के और 1000 के नोट के रूप में थे, ठीक। आगे चलते हैं। ये तो मान लीजिए वैसे ही दिया गया है, इसमें कुछ खास नहीं है कि पूछने वाला है, लेकिन हाँ, आप लोग ये बात याद रखिएगा, कितनी बार विमुद्रीकरण हुआ है? 3 बार, ठीक। भारत में अगर पूछे कि कितनी बार विमुद्रीकरण हुआ है तो आप कहेंगे कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। ये बात आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि कई बार सरकार पुराने नोटों को एक साथ बंद करने की जगह पर धीरे धीरे नोटों को बाजार से बाहर अर्थात बंद कर देती है। ऐसा घटना कब देखने को मिला था? 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उस समय 500 रुपये के जो 2005 से पहले नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया गया था। मतलब 2005 के जो पहले 500 के नोट चलते थे उनका विमुद्रीकरण किया गया था, ठीक। कब किया गया था? 2005 में। आगे चलते हैं। आगे दिया गया है क्या? विमुद्रीकरण का इतिहास। अब तक 3 बार, हमने आपको बताया था कि अब तक कितनी बार विमुद्रीकरण हुआ है? 3 बार। पहली बार कब हुआ था? वर्ष 1946 में। केवल डेट याद रखिएगा, वर्ष 1946 में विमुद्रीकरण हुआ था। दूसरी बार कब हुआ था? वर्ष 1978 में। और तीसरी बार कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 को, ठीक। 1946 में
दूसरी बार 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार थी, जनता पार्टी, और तीसरी बार बीजेपी की सरकार में 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री थे। ठीक, आगे चलते हैं। आगे दिया गया है क्या कि विमुद्रीकरण द्वारा मतलब क्या लाभ होता है उसको बताना है। तो विमुद्रीकरण द्वारा बाजार में नकदी के अभाव के कारण महंगाई में कमी दर्ज की गई। ठीक, जब जो है नकदी का अभाव हुआ तो महंगाई कम हुई। यह एक अघोषित सच है कि चुनाव में बड़े पैमाने पर काला धन खर्च किया जाता है, वह चाहे वोट खरीदने में हो या प्रचार करने में हो। लेकिन जब नोटबंदी का फैसला आया तो एक वर्ष के अंदर ही उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात एवं गोवा आदि राज्यों में होने वाले चुनाव ठीक में पारदर्शिता आई। मतलब आप कह सकते हैं कि नोटबंदी के कारण जो है जो सब बच्चे मतलब जो भी नेता होते हैं वे अपने जो राजकोष में छुपा कर रखे होते धन होते हैं उनको जब बदल दिया गया तो उनमें अफरा तफरी मच गई और ऐसा हुआ कि आप कह सकते हैं कि वो जो है चुनाव में पारदर्शिता लाई गई। ठीक है, जब उनके पास धन ही नहीं बचेगा तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे बांटेंगे या फिर कैसे वोट खरीदेंगे। तो एक प्रकार से ये भी देखने को मिला। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिला, उपभोक्ता में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई वॉलेट जैसे भुगतान माध्यमों द्वारा भुगतान करने में वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, हम देखिए अगला पॉइंट क्या करते हैं, डिजिटल भुगतान के चलते लेन देन की प्रवृत्ति में पारदर्शिता आई। यहाँ पर देखिए ये भी एक लाभ हुआ कि डिजिटल भुगतान के चलते लेन देन की प्रवृत्ति में पारदर्शिता आई। लोगों को कैश साथ लेकर चलने में होने वाली असुविधाओं से मुक्ति मिली। जैसे लोग कैश साथ लेकर चलते थे, कहीं पर चोरी हो जा रही है, कोई उनको धमका कर ले रहा है, तो उसमें पारदर्शिता आई। ठीक है, नोटबंदी से नकली नोटों की समस्या पर लगाम लगी। ठीक, ये सब इसमें लाभ हुए थे। अब हम चलते हैं अपनी अगली हेडिंग की तरफ, देखते हैं अगली हेडिंग में क्या कर रहा है। विमुद्रीकरण के उद्देश्य, मतलब विमुद्रीकरण के क्या उद्देश्य थे इस पर भी प्रकाश डालते हैं हम। काले धन को समाप्त करना, ये भी इसका उद्देश्य था। नकली नोटों के प्रचलन को समाप्त करना। ठीक है, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना, देकर कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाना। ठीक, ये सब क्या थे, विमुद्रीकरण के उद्देश्य थे। आगे चलते हैं, अगला हेडिंग दिया गया क्या, काला धन से क्या तात्पर्य है। तो अगर हम बात करें काले धन से, तो काला धन वह आय है जिसे कर अधिकारियों से छिपाने का प्रयास किया जाता है। मतलब कर को देने से बचने के लिए हम काले धन का प्रयोग करते हैं। मतलब कर से जो छिपाया जाता है कर देने से, उसी को हम कहते हैं कि यह काला धन है जिस पर कर नहीं दिया जाता। इस प्रकार की नकदी का देश की बैंकिंग प्रणाली में कोई हिसाब नहीं होता और न ही इस पर किसी प्रकार का कर दिया जाता है। यहाँ पर विमुद्रीकरण के द्वारा ऐसे धन को गैर कानूनी घोषित करने के लिए लागू किया जाता है। मतलब आप साफ शब्दों में कह सकते हैं कि काला धन उसे कहते हैं जिस पर कोई टैक्स नहीं दिया जाता, उसे ही हम काला धन कहते हैं। आगे चलते हैं, नकली नोटों के प्रचलन को समाप्त करना। इसका उद्देश्य यह भी था कि नकली नोट जो बाजार में चल रहे हैं उनके प्रचलन को समाप्त कर दिया जाए। आगे देखते हैं, कैशलेस अर्थव्यवस्था का निर्माण। सरकार द्वारा नोटबंदी को दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था को कैशलेस बनाने के उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया था। वित्तीय आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रचलित कुल नोटों की संख्या लगभग 16.4 लाख करोड़ रुपए थी, जो कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में बढ़कर 24.2 लाख करोड़ रुपए हो गई। ठीक है, इस प्रकार अर्थव्यवस्था में प्रचलित नोटों के मूल्य में तुलनात्मक रूप से वृद्धि देखने को मिली। अगली हेडिंग है क्या, डिजिटल लेन देन में बढ़ोतरी। आंकड़ों के अनुसार बीते 5 वर्षों में डिजिटल भुगतान की मात्रा में 55.1% की वृद्धि हुई है। ठीक, याद रखिएगा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 55.1% की वृद्धि हुई है। वहीं डिजिटल भुगतान के मूल्य के मामले में 15.2% की वृद्धि दर्ज हुई है। अक्टूबर 2020 में एकीकृत भुगतान प्रणाली यानी यूपीआई आधारित भुगतान ने 207 करोड़ रुपए लेन देन के साथ नए लक्ष्य को प्राप्त किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या, मुद्रा क्या है। ठीक, हेडिंग क्या है, मुद्रा क्या है। मुद्रा की बात करें तो मुद्रा शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द मोनी का हिंदी रूपांतरण है, यानी मनी का हिंदी रूपांतरण ही मुद्रा कहलाता है। इसको लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से लिया गया है। ठीक, मनी का हिंदी रूपांतरण क्या होता है, मुद्रा। इसका लैटिन भाषा क्या है, मोनेटा शब्द से लिया गया है। परिभाषा की बात करें तो मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग हम सामान्य रूप से में विनिमय के माध्यम के रूप में करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मुद्रा धन के उस रूप को कहते हैं जिसके द्वारा हम दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय करते हैं। ठीक है, मतलब लेन देन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, मुद्रा के द्वारा होती है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया गया है।
अब हम बात कर लेते हैं कि डिजिटल मुद्रा से जुड़े हुए आयाम क्या क्या हैं। ठीक है, डिजिटल मुद्रा से जुड़े हुए आयाम की बात करें तो एनपीसीआई, ये पूछा जाता है कि एनपीसीआई का फुल फॉर्म बताइए, तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। एनपीसीआई बार बार दिया जाता है कि यह किस क्षेत्र में कार्य करता है, तो यह भुगतान के क्षेत्र में कार्यरत होता है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष है 2008 में और कंपनी अधिनियमित हुई, यानी अधिनियम हुआ इसका 2013 में। वर्ष 2008 में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 3 के तहत पंजीकृत हुई। ठीक है, क्या कहेंगे, इसकी स्थापना वर्ष 2008 में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 3 के तहत पंजीकृत है। क्या, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित बैंक द्वारा भुगतान माध्यमों के लिए इसको मातृ संस्था के रूप में देखा जाता है, एक गैर लाभकारी संगठन है। ठीक है, आगे देख लेते हैं एनपीसीआई के कार्य। तो इसका प्रमुख कार्य देश में बैंकिंग के माध्यम से आमजन तक भुगतान प्रक्रिया को आसान करना और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है। एनपीसीआई का क्या कार्य है, हमने पहले ही बताया था कि इसका कार्य भुगतान से संबंधित है। ठीक है, जो लेन देन की प्रक्रिया को बहुत ही आसान कर देती है। डिजिटल पेमेंट को देश में क्रांतिकारी बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, आम जनता आसानी से प्रयोग कर रही है। ठीक, दूसरा नंबर पर है क्या, यूपीआई। यूपीआई का फुल फॉर्म, आप लोग फुल फॉर्म जरूर याद करिएगा। यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, एकीकृत भुगतान इंटरफेस। यह ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम का एक नया तरीका है। यह भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा शुरू किया गया है। मतलब आप कह सकते हैं कि यूपीआई जो है आरबीआई और एनपीसीआई के द्वारा शुरू किया गया है। आरबीआई मतलब भारतीय रिजर्व बैंक, एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2008 में, 2013 की धारा 8 में इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। ठीक, अधिनियमित हुआ था 2013 की धारा 8 के अनुसार अधिनियमित है। ठीक है, पंजीकृत है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं तीसरे नंबर पर, यूपीआई के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने वाले हैं। तो आप कह सकते हैं कि बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर और डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड यूपीआई के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट होते हैं। मतलब इनकी ज़रूरत पड़ती है, बैंक अकाउंट नंबर की, मोबाइल नंबर की, डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड की। ठीक है, आगे चलते हैं, बात कर रहे हैं भीम यूपीआई की। तो भीम यूपीआई के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें कह रहा है कि भीम एक पेमेंट ऐप है, इसके माध्यम से पैसों के लेन देन को आसान एवं सुविधाजनक बनाता है। ठीक, यह क्या है, एक प्रकार का पेमेंट मतलब बैंक है। ठीक है, इसके द्वारा पैसों को लेन देन किया जाता है। यूपीआई आईडी के माध्यम से किसी भी तरह का डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। मतलब भीम यूपीआई के तहत आप किसी भी तरह के पेमेंट को कर सकते हैं डायरेक्ट। वर्ष 2000, यहाँ से पूछता है कि इसको किस सन में लागू किया गया था, मतलब लाया गया था, लॉन्च किया गया था। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। भीम ऐप कितनी भाषाओं में काम करता है, तो भीम ऐप 13 भाषाओं में काम करता है। ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा कि यह कब आया था, वर्ष 2016 में। कौन इसको लाया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था और यह 13 भाषाओं में काम करता है। आगे चलते हैं, आगे दिया गया क्या, भीम यूपीआई के फायदे। आईएफएससी के साथ अकाउंट नंबर का इस्तेमाल कर पैसे ट्रांसफ़र और रिसीव कर सकते हैं। यूपीआई एड्रेस या आधार नंबर के जरिए भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके माध्यम से फ्लाइट टिकट, ट्रेन टिकट, मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट आदि कर सकते हैं। मतलब तमाम प्रकार के फ़ायदे इसमें दिए गए हैं, हर एक फंक्शन आप इसमें कार्यरत हैं। ठीक है, 13 भाषाओं में यह कार्य करता है। वर्ष 2016 में, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था, कब, 2016 में। ठीक है, 13 भाषाओं में यह कार्य करता है। कौन लॉन्च किया था, पीएम यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, आगे चलते हैं, यहीं पर बात कर ले अगर हम रुपे डेबिट कार्ड की। तो रुपे भारत का स्वदेशी भुगतान प्रणाली नेटवर्क है। इसको भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा 26 मार्च 2012 को लॉन्च किया गया था। ठीक, इसको कब लॉन्च किया गया था, 26 मार्च 2012 को लॉन्च किया गया था। इसका उपयोग क्रेडिट, डेबिट और प्रीपेड कार्ड द्वारा ऑनलाइन लेन देन में किया जाता है। भारत के साथ यह कई अन्य देशों में भी उपलब्ध है। अगर रुपे कार्ड की, डेबिट कार्ड की बात करें तो यह भारत में 26 मार्च 2012 को लॉन्च किया गया था। ठीक, यूपीआई भीम ऐप की बात करें तो 2016 में। रुपे कार्ड कब लॉन्च किया गया था, तो आप कह सकते हैं कि कब, ये 2012 में लॉन्च किया गया था। आगे चलते हैं, अगली हेडिंग होने वाली है हमारी भारत में टकसाल। तो अभी के लिए बस इतना ही हम
क्योंकि वीडियो और भी लंबी हो जाएगी। एक क्लास में तो ख़त्म होने वाली नहीं है, एक क्लास इसके लिए और लगेगी, तो उसमें हम मतलब इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। प्यारे साथियों, एग्ज़ामपुर के विवेक सर जो है यूपीएसआई के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और तमाम प्रकार के जो है नए नए कंटेंट ला रहे हैं। ठीक है, जैसे आपका सिलेक्शन पक्का हो सके तो आप उनसे जुड़ना मत भूलिएगा। किसी भी तरीके से आप चाहे ऐप से पढ़ें, चाहे यूट्यूब से पढ़ें, आप हर जगह उनको मतलब फॉलो कर सकते हैं और उनसे जुड़ सकते हैं। उन्हीं के द्वारा ये जो हमें बुक्स मिली है, इसमें बहुत ही बढ़िया कंटेंट है, आप उनको मंगा सकते हैं। और रही बात की आप अगर नहीं मंगा पा रहे हैं तो आप हमारे द्वारा दिए गए PDF से भी पढ़ सकते हैं या फिर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और UPSI की तैयारी करने वाले सभी बच्चों से अनुरोध है कि वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए। यदि कोई डाउट्स रह जा रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हमारी पूरी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी आपके डाउट्स को दूर करने के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।